साल 2018 एक कन्नड़ फिल्म आई जिसके बाद लोगों की ज़ुबान पे बस एक ही बात थी। बात ये कि मार्केट में नया सुपर हीरो आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल। स्वागत है आप सभी का आज के मैटिनी शो में। ये भारत टॉकीज सेगमेंट जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। जिस नए सुपर हीरो का जिक्र हमने किया उसका नाम है यश। 8 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। इसी मौके पर यह एपिसोड उनके नाम। साथ ही करेंगे उस फिल्म की बात जिसने यश उर्फ रॉकी भाई को हाउस होल्ड नाम बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। तारीख 8 जनवरी 1986। कर्नाटक का जिला हासन और उसी जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है भुवनहल्ली, जहां पुष्पलता और अरुण कुमार गौड़ा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नवीन कुमार गौड़ा। रॉकिंग स्टार यश तो ये आगे जाके कहलाए। उस समय इनके पिता कर्नाटक रोडवेज में बस ड्राइवर थे, अब भी हैं। अब बीएमटीसी की बसें चलाते हैं। ये हमें कैसे पता चला? तो इसका जवाब है बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली। दरअसल एसएस राजामौली ने केजीएफ के एक इवेंट पर कहा, मैं जानकर हैरान हुआ कि यश के पिता एक बस ड्राइवर हैं। ये भी पता चला कि वो अभी भी बस चलाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इसी काम की वजह से अपने बेटे को आज एक हाउस होल्ड नाम बना पाए। मेरे लिए यश के पिता असली स्टार हैं। सच में कमाल की बात, कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ों ने यश का मुकद्दर लिख दिया था। थोड़े बड़े हुए तो परिवार समेत मैसूर शिफ्ट हो गए, वहीं की महाजन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन लिया। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं था, चीज़ों की कमी तो थी, पर कभी घर वालों ने खलने नहीं दी। जैसे बचपन में यश के पास साइकिल नहीं होती थी, वो रेंट पे लेके चलाते थे। 1 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से उनको साइकिल मिलती थी और अपनी छोटी छोटी टांगों से वो तब तक पैडल घुमाते थे जब तक दुकानदार उन्हें रोक नहीं लेता। स्कूल में पूछा गया, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यश के दोस्तों के अलग अलग जवाब, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, पर यश का जवाब एक, मैं एक्टर बनूंगा। उस समय शायद सब हंसी ठिठोली में निकाल देते होंगे, पर यहाँ स्कूल पास करने का वक्त आ गया और कमबख्त एक्टिंग का बुखार सिर से ना उतरे। घर वालों को दिल की बात बताई और सामने से आता है एक सवाल, अगर एक्टर नहीं बन सके तो क्या? प्लान बी क्या है तुम्हारा? यश के पास कोई जवाब नहीं, बस एक ही जिद। ऐसे में घर वाले भी खिलाफ हो गए। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, घर वाले नहीं माने तो हीरो बिना किसी पैसे के घर से निकल गया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यश अपना घर छोड़ बैंगलोर के लिए निकल गए और वो भी खाली जेब। दोस्त रिश्तेदार जिससे जितनी मदद मिल सकती थी उतनी उन्होंने ली। ये भी वो जानते थे कि सिर्फ पैशन होने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। उनकी ये तलाश ले गई उन्हें बिनाका थिएटर ग्रुप के गेट पर, जिसके फाउंडर थे बीवी कारंत। इंडियन थिएटर स्पेस में आज भी इस नाम को पूरी इज्जत से लिया जाता है। यश के लिए थिएटर शब्द के मायने बड़े सीधे थे, नुक्कड़ पर होने वाला माइथोलॉजी ड्रामा। यहाँ आए तो बात समझ में आई कि थिएटर को एक लाइन की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। फिर क्या था, मन लगाकर लग गए। यश को मेन रोल्स नहीं मिलते थे उन दिनों, ज़्यादातर रिप्लेसमेंट एक्टर के तौर पर कास्ट किया जाता था। जब मेन एक्टर नहीं होता था तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जगह पर वो होते थे। पर ये तो मानो घर से कसम खाकर निकले थे कि रोल चाहे जैसा भी हो करना पूरी शिद्दत से है। इसीलिए किरदार की एंट्री एग्जिट से लेकर एक एक बारीकी का आंख मीच कर पालन करते थे यश। अब बात करते हैं उस सीरियल की जिसने यश को काम से ज़्यादा कुछ दिया। अक्सर हम टीवी एक्टर्स को लेकर एक बात सुनते हैं कि ये अच्छे एक्टर्स नहीं होते हैं, इजी गोइंग नहीं होते हैं, पर कितनी ही बार ये बात गलत साबित हुई है। शाहरुख खान, इरफान खान, प्रकाश राज जैसे एक्टर्स ने यह साबित किया है कि टीवी से भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स निकलते हैं। यश इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं 2004 में आई सीरियल से, नाम था उत्तरायण। पर यहाँ इनका काम ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि इसके बाद आया सीरियल नंद गोकुला। यहाँ इनकी को स्टार थी राधिका पंडित। शो हिट साबित हुआ और उससे भी ज़्यादा यश और राधिका की जोड़ी। शो ने इनकी लाइफ लाइन पर भी असर डाला। रील वाला प्यार अब रियल लाइफ में उतरने लगा। दोनों बिना ज़्यादा शोरगुल किए मिलने लगे। बता दें कि यश की उस फिल्म का राधिका भी हिस्सा थी जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में स्थापित किया। फिल्म थी मोगिना मानसू। यहाँ अपने काम के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर भी मिलता है। राधिका यश के लिए लकी चार्म साबित हुई। दोनों ने आगे जाकर 2016 के साल में शादी भी की। प्यार सबसे छुपाया पर शादी नहीं। इसीलिए अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दे डाला, यानी कोई भी आ सकता है। इस कपल के 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, आयरा और यथर्व।
दोनों ने मिलकर यशो मार्ग फाउंडेशन खोला है ताकि सोसाइटी का जितना और जैसा भला हो सके दोनों कर सके। संस्था की पहली पहल कर्नाटक के कोप्पन जिले में शुरू हुई है। 4 करोड़ रुपए की लागत से सूखाग्रस्त इलाकों में साफ पानी पहुंचाया गया। यही है अपने प्रिविलेज को सही मायने में इस्तेमाल करना। यश की काफ़ी सारी फैन फॉलोइंग नई है, जिनमें से भी कई ये समझते हैं कि यश को जो स्टारडम मिला है वो वन हिट वंडर का कमाल है, पर ऐसा नहीं है। इनके करियर की नींव छोटे छोटे रोल्स पर टिकी है। जैसे इनका पहला रोल 2007 में आई फिल्म जम्भाद हुदगी। रोल इतना छोटा था कि जनता का ध्यान तक नहीं गया। वो बात अलग है कि अब उनके फैंस इस फिल्म को यश के लिए देखते हैं। फिर आई मोगिना मानसू, जिसकी बात हम कर चुके हैं। यहाँ से जो कामयाबी मिली उसकी बदौलत कुछ फिल्मों में लीड रोल्स मिले उन्हें, जैसे रॉकी, कलार संते और गोकुला। पर यह फिल्म इनकी टोपी में कामयाबी के पंख ना लगा पाई। वो काम किया 2010 में आई मोदल साल में, यश की पहली सोलो कमर्शियल हिट। इसके बाद आई राजधानी। फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, पर क्रिटिक्स ने अब तक यश के पोटेंशियल को पहचान लिया था। इसके बाद आई कीर्तक ने सबको भरोसा दिला दिया कि इस नए लड़के में दम है। ये कॉमेडी ड्रामा सुपरहिट साबित हुई। ये कन्नड़ भाषा में बनी 3000वीं फिल्म थी। इसके बाद आई कुछ फिल्मों को एवरेज रिव्यूज मिले। यश की इमेज अब तक रोमांटिक हीरो वाली बन चुकी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रामा बनाई गई। फिल्म ने मोटी कमाई की और हिट साबित हुई। इसी तर्ज पर एक और फिल्म की बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा के साथ, नाम था गुगली। बाकी फिल्मों का विकेट गिराते हुए गुगली ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। इस पॉइंट पर यश को लगा कि इमेज बदलने की ज़रूरत है, रोमांस से थोड़ा ब्रेक लिया जाए। इसीलिए एक्शन फिल्म की, नाम था गज केसरी। 180 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज होती है। एक्सपेरिमेंट सफल रहता है। जनता को यह नया अवतार पसंद आया, इतना कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। यहाँ से यश के फिल्मी सेंसेक्स का बुल रन शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद आई फिल्म मिस्टर और मिसेस रामाचारी को भी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार हुई है। फिल्म में यश के साथ राधिका थी। इसी फिल्म ने यश के नाम के आगे सुपरस्टार का ठप्पा लगाया। 2015 में आई मास्टरपीस को भी इतना ही प्यार मिला। अब तक कन्नड़ जनता यश को अपना चुकी थी। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे कन्नड़ सिनेमा की दशा और दिशा बदलने वाली फिल्म माना जाता है। साल 2018, किसको पता था कि ये साल कमाल कर जाएगा। इसी साल आई KGF। अब तक सैंडलवुड यानी कन्नड़ सिनेमा के हीरो को 2 कामों में महारत हासिल थी, फिजिक्स से दुश्मनी निभाने में और बीच सड़क पर 40 लोगों के साथ डांस करने में। पर KGF ने अब तक के जमे जमाए फॉर्मूले को उलट के धर दिया। अगर इसे सिर्फ फिल्म की तरह देखा जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा। फिल्म से ज़्यादा ये एक अनुभव है, गजब का सिनेमैटिक अनुभव। खैर, उस पर बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी बात KGF के इम्पैक्ट की। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था, यानी कन्नड़ के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज़ किया गया। कन्नड़ फिल्मों का एक और रिवाज रहा है फिल्म का बोझ भारी भरकम डायलॉग्स पर डालने का। यहाँ ये भी बदलता है। KGF में फिल्म में डायलॉग्स की गुंजाइश ना के बराबर रखी। हवाबाजी की बातों से ज़्यादा एक्शन को जगह मिली। इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उसके डायलॉग्स को भले आप भारी भरकम ना कहें, लेकिन वो बड़े धांसू तो हैं ही, मेरी राय में। इसका परिणाम ये हुआ कि फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। ऐसा भी नहीं है कि KGF कन्नड़ सिनेमा में किया गया पहला एक्सपेरिमेंट हो। 1987 में आई थी पुष्पक विमान, याद आपको होगा, उसे कौन भूल सकता है। वैसे भी जब सब बोल बोल के तारीफें बटोर रहे थे, तब कमल हासन की इस फिल्म ने खामोशी से कमाल दिखाया था। ये एक साइलेंट फिल्म थी जो आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग है। पर KGF में ऐसा क्या खास था कि इसने कन्नड़ सिनेमा का चेहरा बदल के रख दिया। इसने मौका दिया था यंग फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने का। जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी तमाम स्पेशल बातें। पहले शुरू करते हैं फिल्म की बेसिक कहानी से। ये कोलार गोल्डफील्ड्स में सेट है। साल 1981। फिल्म शुरू होती है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से। एक डेथ ऑर्डर पर वो साइन कर रही हैं, इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का डेथ वारंट। आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ऑर्डर कहानी के हीरो रॉकी के नाम पर है, पर रॉकी शुरू से ऐसा था नहीं। रॉकी की शुरुआत होती है 1951 से। पैदाइश होती है उसकी गरीबी में, अकेली माँ उसे पालती है। बच्चा ही था कि माँ चल बसती हैं, पर मरने से पहले रॉकी से वो कुछ कह देती हैं, ऐसा कुछ जिसे उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। क्या कहा था? पैदा गरीबी में हुए हो, मगर गरीबी में मत मरना। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना, यही उम्मीद लिए ये बच्चा सपनों की नगरी आता है। 1960 के दशक का बॉम्बे बूट पॉलिश करता है।
पर दिमाग में एक ही जिद सवार है, कैसे भी करके बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। इसी चक्कर में पुलिस वाले के सिर पर 2 बोतल फोड़ देता है वो। इस नए बच्चे का यह कारनामा जल्दी शहर के कोने कोने में फैल जाता है। रॉकी अब पावर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, पर पावर के बारे में एक बात सच है, ये कभी भी काफ़ी नहीं होती है। धीरे धीरे रॉकी सभी गैंगस्टर्स को अपने रास्ते से हटाने लगता है। अब बॉम्बे और उसके बीच सिर्फ एक आदमी है, उसका अपना बॉस। फिर एंट्री होती है उसके बॉस की भी बॉस की। रॉकी के लिए एक ऑफर लाता है वो, गरुड़ा को मारो और बॉम्बे तुम्हारा। रॉकी मान जाता है, गरुड़ा को मारने बैंगलोर पहुंचता है। किसी कारण से मार नहीं पाता है, कौन सा कारण वो आपको फिल्म में देखना होगा। अपने लक्ष्य में वो कामयाब होता भी है और नहीं भी, क्योंकि वहाँ उसकी नज़र पड़ती है सोने पर। अब उसे पावर भी चाहिए और दौलत भी। इसी इरादे से गरुड़ा के गढ़ में घुसता है, कोलार गोल्ड फील्ड्स में। फिल्म का ज़्यादातर एक्शन 1970 के दशक में सेट है। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जिस कारण सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया था। इसलिए जितनी ज़्यादा सोने की कीमत, उतना ज़्यादा इंसान में लालच। आप पूछेंगे कि एक्शन तो और भी फिल्मों में होता है, और भी फिल्में हैं जहाँ इंसान के लालच और ताकत को, नशे को पर्दे पर उतारा गया है, तो फिर केजीएफ में ऐसा क्या खास है? बात करेंगे इन्हीं 2 पहलुओं की, जिन्होंने इस आम सी कहानी को इतना स्पेशल बना दिया। पहले बात करते हैं म्यूजिक की। केजीएफ के लिए म्यूजिक दिया रवि बसरूर ने। जहां फिल्म की एक्टिंग में गहराई की कमी लग सकती है आपको, वहां म्यूजिक ने कमी पूरी की है। जैसे जब भी रॉकी की मां को दिखाया जाता है, एक गाना बजता है, उसका म्यूजिक इतना प्यारा है कि यकीन मानिए घंटों आपके जहन से निकलेगा नहीं। अगली खासियत है फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा का कमाल। फिल्म के ज़्यादातर सीन्स में आपको पीला और गहरा ग्रे टेक्सचर मिलेगा। इसका एक कारण है, दरअसल पीला सोने के रंग को दर्शाता है, वहीं किरदारों के चेहरों पर पड़ने वाला अंधेरा उनके लालच का सूचक है। ये 2 चीज़ें ही कहानी का केंद्र बिंदु बनती हैं, सोना और लालच। इसी लाइटिंग की बदौलत आपको फिल्म देखते समय कई हॉलीवुड फिल्म्स की याद आएगी। गॉडफादर और मैड मैक्स फ्यूरी रोड उन्हीं में से 2 नाम हैं। साल 2015 को इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह मिलेगी। इस साल आई वो फिल्म जो मेन स्ट्रीम और रीजनल सिनेमा दोनों के लिए मिसाल बन गई। खत्म होने पर दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ गई, जिसे पूरे देश में पूछा गया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली ने दिखा दिया कि बड़े बजट की फिल्म आखिर बनती कैसे है। उसके बाद आई कितनी ही फिल्मों ने वैसा ही करने की कोशिश की, पर कुछ खास कमाल वो नहीं कर पाई। केजीएफ जैसी बड़ी फिल्म पर इसका असर ना पड़ता, ऐसा मुमकिन नहीं था। ये भी बाहुबली के तराशे रास्ते पर चलती है और एक सफल कोशिश साबित होती है। कैसे? कुछ हम उदाहरण देंगे आपको। एक सीन का जिक्र करते हैं जहां गरुड़ा अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाता है। कैमरा इस तरह से घूमता है कि आगे खुद गरुड़ा खड़ा है और पीछे उसकी मूर्ति। अब जरा बाहुबली द बिगिनिंग का इंटरवल वाला सीन याद कीजिए, जहां मजदूर भल्लाल देव की मूर्ति को स्थापित करने में लगे हैं। मूर्ति खड़ी हो जाती है, फिर कैमरे से ऐसा शॉट लिया जाता है जैसे आगे भल्लाल देव की मूर्ति खड़ी है और पीछे बाहुबली की। इसी फिल्म से एक और उदाहरण बताते हैं, जहां रॉकी अकेला खाने से लदे एक कार्ड को खींचता है, बाकी लोग बस अचंभे से उसे देख रहे होते हैं। अब आ जाइए बाहुबली पर। मजदूर भल्लाल देव की मूर्ति खड़ी करने में लगे हैं। जरूरत से ज्यादा भारी मूर्ति है, खींचने वाली रस्सी फिसल जाती है। यहाँ अमरेंद्र बाहुबली लपकता है, अकेला रस्सी से मूर्ति का भार उठाने, और बाकी लोग उसे देखते रह जाते हैं। वापस लौटते हैं केजीएफ पर। रॉकी कोलार गोल्ड फील्ड्स जाने का फैसला कर लेता है। यहीं से शुरुआत होती है सेकंड हाफ की, केजीएफ के सेकंड हाफ की, जिसका ज़्यादातर हिस्सा शूट हुआ है कोलार गोल्ड फील्ड्स में। वहाँ हालात उतने ही मुश्किल थे जितने फिल्म में आप देखते हैं। सेट पर लगभग 800 जूनियर आर्टिस्ट मौजूद थे, फिर भी 10 दिन से ज़्यादा शूट नहीं किया जा सका। कारण था धूल और गर्मी। हालत ऐसी हुई कि लोग बारी बारी पड़ के बीमार पड़ने लगे। इसके साथ एक और मुश्किल थी, फिल्म शोल्डर होल्ड कैमरा पर शूट हुई, जिसका वजन तकरीबन 40 किलो होता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कई बार। सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा के कंधे को हमारा सलाम। ये तो बात हुई केजीएफ के चैप्टर 1 की। अब इसका पार्ट 2 आ रहा है। आप पूछेंगे कब? तो इसका ऑफिशियल जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, बस एक खबर है। दरअसल 2, पहली ये कि 8 जनवरी को यश का जन्मदिन होता है, उसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरी ये कि इसी दिन केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर आ रहा है, देख डालिएगा। इस एपिसोड के लिए तमाम रिसर्च हमारे साथी यमन ने की है, उन्हीं की ये स्क्रिप्ट भी है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमसे क्या मिस हुआ और क्या सुधार करने की गुंजाइश आपको महसूस हुई,
ये भी आपके फीडबैक पर काम किया जाएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। और शुक्रिया इस एपिसोड को शूट करने वाले हमारे साथी विभव का भी। देखते रहिए द ललन टॉक।